नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता फोरम की शक्तियों पर। हाँ, नमस्कार। मतलब जब कोई सेवा या उत्पाद वैसा नहीं निकलता जैसा बताया गया था, जिसे हम सेवा में कमी कहते हैं, तो ये फोरम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। हम कुछ अदालती फैसलों और कानूनी प्रावधानों को देखेंगे, समझने के लिए कि ये फोरम काम कैसे करते हैं और उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए उनके पास क्या ताकत है। हाँ, केस स्टडी से ये बातें ज्यादा साफ होती हैं। सोचिए जरा, आपने एक नई कार खरीदी जिसे बहुत सुरक्षित माना जाता है, और भगवान न करे एक टक्कर हो जाती है और एयरबैग ही नहीं खुलते, चोट लग जाती है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। या फिर किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत लगाकर एक फ्लैट बुक किया, ओके। और बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्ट की किसी अजीब सी शर्त का हवाला देकर सालों तक पोजेशन ही नहीं दिया। ये भी बहुत आम समस्या है आजकल। ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर सोचते हैं कि अब क्या करें? क्या उपभोक्ता फोरम सच में कुछ मदद कर सकता है? चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो मान लीजिए फोरम ने मान लिया कि हाँ, सेवा में कमी तो हुई है, अब आगे क्या? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) फोरम को कई तरह के निर्देश देने का अधिकार देती है। अच्छा। हाँ, अगर फोरम संतुष्ट है कि भाई आरोप सही साबित हुए हैं, तो वो सामने वाली पार्टी को कई चीजें करने का आदेश दे सकता है। जैसे कि सिर्फ हर्जाना? हर्जाना तो है ही, वो सबसे आम है। मतलब उपभोक्ता को जो भी नुकसान हुआ है, चोट लगी है लापरवाही की वजह से, उसकी भरपाई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और पहलू है, दंडनात्मक मुआवजा। दंडनात्मक मुआवजा मतलब प्यूनिटिव डैमेजेस? हाँ बिल्कुल, प्यूनिटिव डैमेजेस। ये तब लगाया जा सकता है जब फोरम को लगे कि लापरवाही बहुत ज्यादा थी, गंभीर थी। जैसे वो एयरबैग वाला मामला। बिल्कुल, जहाँ सुरक्षा का सवाल हो। इसका मकसद सिर्फ नुकसान की भरपाई करना नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? मकसद होता है एक कड़ा संदेश देना कंपनी को, सेवा प्रदाता को, कि आइंदा ऐसी गलती न हो। एक निवारक प्रभाव, डिटरेंट इफेक्ट जिसे कहते हैं। अच्छा, और ये कितना हो सकता है? ये तय करते वक्त कंपनी कितनी बड़ी है, उसकी आर्थिक क्षमता क्या है, ये सब भी देखा जा सकता है। ठीक है, मुआवजे के अलावा? फोरम अनुचित व्यापार व्यवहार मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने का आदेश दे सकता है। अच्छा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हाँ, इसमें क्या क्या आता है? अरे ये बहुत व्यापक है। जैसे झूठे विज्ञापन देना, गलत जानकारी देना, हाँ। या फिर जैसा आपने बिल्डर वाले मामले में इशारा किया, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शर्तें डाल देना जो बिल्कुल एक तरफा हो, ग्राहक के खिलाफ और पूरी तरह कंपनी के हक में। हाँ, वो छोटे अक्षरों वाली शर्तें। वही, ये सब अनुचित व्यापार व्यवहार माना जा सकता है। और जाहिर है फोरम ये भी आदेश दे सकता है कि ग्राहक ने जो पैसा दिया है, कीमत या फीस, वो उसे वापस लौटाई जाए, यानी रिफंड। हाँ, रिफंड, अगर सामान बिल्कुल खराब है या सेवा मिली ही नहीं। आपने कहा कि फोरम एक तरफा शर्तों को भी अनुचित व्यापार व्यवहार मान सकता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से जुड़ी एक और अहम शक्ति है फोरम की। वो क्या? वो ये कि फोरम सिर्फ उन्हीं राहतों तक सीमित नहीं है जो शिकायतकर्ता ने अपनी अर्जी में मांगी हैं। क्या मतलब? अगर मैंने सिर्फ मुआवजा मांगा है, तो क्या मुझे कुछ और भी मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। कानून फोरम को ये अधिकार देता है कि वो मामले के तथ्यों को देखकर प्रभावी न्याय करने के लिए दावा की गई राहतों को ढाल सके। मतलब मोल्ड द रिलीफ्स क्लेम्ड टू डू इफेक्टिव जस्टिस। वाह, रात को ढालना। हाँ, अगर फोरम को लगता है कि न्याय के लिए रिफंड देना जरूरी है, या सामान बदलना जरूरी है, या दंडात्मक मुआवजा लगाना जरूरी है, तो वो ऐसा आदेश दे सकता है, भले ही आपने अपनी अर्जी में खास तौर पर वो चीज ना मांगी हो। शर्त बस ये है कि वो राहत धारा 14(1) के दायरे में आती हो। ये तो सच में उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ। चलिए इसे समझने के लिए उस एयरबैग वाले केस पर आते हैं। क्या नाम था उसका? हाँ, वो था हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड बनाम शैलेंद्र भटनागर। ओके। इसमें हुआ ये कि एक ग्राहक ने नई हुंडई कार खरीदी। हाँ। कार का एक्सीडेंट हुआ, सामने से टक्कर लगी, पर एयरबैग नहीं खुले। ग्राहक को चोटें आईं। अब कंपनी का कहना था कि जी टक्कर उतनी जोर की नहीं थी कि एयरबैग सेंसर एक्टिवेट होते। उन्होंने कार मैनुअल का हवाला दिया। लेकिन आम आदमी कैसे समझेगा ये सब? यही बात है। कंपनी ने यह भी कहा कि ग्राहक ने शिकायत में गाड़ी बदलने की मांग तो की ही नहीं थी। तो क्या कोर्ट ने ये मान लिया? नहीं, जिला फोरम और राज्य आयोग दोनों ने माना कि कार में डिफेक्ट था। राज्य आयोग ने एक सिद्धांत लगाया, रेस इप्सा लोक्विटर। रेस इप्सा? क्या लोक्विटर, रिस्प्सा लोक्विटर। इसका सीधा सा मतलब है परिस्थितियां खुद बोलती हैं। अच्छा, मतलब सबूत की जरूरत नहीं। एक तरह से हाँ।
मतलब टक्कर हुई, गाड़ी के अगले हिस्से को तस्वीरों में काफी नुकसान दिख रहा था और एयरबैग नहीं खुले। ये हालात ही अपने आप में इशारा कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। इसके लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाकर साबित करने की जरूरत नहीं समझी गई। सबूत का भार कह सकते हैं कंपनी पर चला गया कि वो साबित करे कि कोई गड़बड़ नहीं थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी नजरिए को सही माना। कोर्ट ने कहा कि भाई आम ग्राहक कोई फिजिक्स का एक्सपर्ट तो है नहीं कि वो टक्कर की तीव्रता का हिसाब लगाएगा। सही बात है। वो तो यही मानकर चलेगा कि सामने से टक्कर होगी तो एयरबैग खुलेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। और जहां तक राहत ढालने की बात थी, कोर्ट ने साफ कहा है कि भले ही ग्राहक ने गाड़ी बदलने को ना कहा हो, फोरम को पूरा हक है कि वो न्याय के लिए जो सही समझे वो राहत दे। तो अंत में क्या हुआ? अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की अपील खारिज कर दी। गाड़ी बदलने का आदेश भी सही माना और दंडात्मक मुआवजे को भी, ताकि आगे से कंपनियां सुरक्षा को लेकर ज्यादा सावधान रहें। ये तो वाकई एक नजीर बन गया होगा। सुरक्षा से जुड़े मामलों में फोरम सख्त है, ये साफ है। बिल्कुल। अच्छा, अब वो दूसरा मामला, बिल्डर वाला, जहां फ्लैट देने में देरी हुई थी। पीरेन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुषमा अशोक शिरूर। हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें बिल्डर ने तय समय पर अपार्टमेंट का कब्जा नहीं दिया और जो अग्रीमेंट था, अपार्टमेंट बायर अग्रीमेंट, उसमें कई शर्तें ऐसी थीं जो साफ तौर पर एक तरफा थीं बिल्डर के पक्ष में। जैसे? अब बिल्डर ने 2 दलीलें दी। पहली कि भाई खरीदार उपभोक्ता फोरम गया है तो उसे रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के फायदे नहीं मिलने चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? और दूसरी दलील थी कि जो एग्रीमेंट में लिखा है वही माना जाए। देरी के लिए जो मामूली मुआवजा लिखा है बस वही मिले, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। लेकिन क्या ये सही है कि अगर रेरा है तो उपभोक्ता फोरम नहीं जा सकते? नहीं, यही बात कोर्ट ने खारिज कर दी। और क्या एग्रीमेंट की हर बात माननी पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों न लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आयोग के फैसले पर मोहर लगाई कि ये एग्रीमेंट वाकई एक तरफा था, अवांटी के खिलाफ था और पूरी तरह से डेवलपर्स के पक्ष में था। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी एक तरफा शर्तें लगाना ही अपने आप में अनुचित व्यापार व्यवहार है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अच्छा। और कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और रेरा ये दोनों समवर्ती उपचार हैं, कंकरेंट रेमिडीज। समवर्ती उपचार मतलब दोनों कानून साथ साथ चलते हैं। उपभोक्ता की मर्जी है कि वो किस कानून के तहत राहत चाहता है, एक का होना दूसरे को रोकता नहीं। ये तो बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। हाँ, और सबसे अहम बात, कोर्ट ने कहा कि अगर बिल्डर बहुत ज्यादा देरी करता है कब्जा देने में तो खरीदार कब्जा लेने से मना कर सकता है। अच्छा, मना कर सकता है। हाँ, और अपनी जमा की हुई पूरी रकम ब्याज के साथ वापस मांग सकता है। पूरी रकम ब्याज के साथ? हाँ, और कोर्ट ने माना कि उपभोक्ता फोरम को धारा 14 के तहत ऐसा आदेश देने की पूरी शक्ति है, भले ही एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो। तो इस केस में क्या फैसला हुआ? बिल्डर की अपील खारिज हुई और खरीदार को राहत देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि ब्याज सिर्फ आखिरी पेमेंट से नहीं, बल्कि जब जब पैसा जमा किया उस तारीख से दिया जाए, ताकि पूरी तरह से न्याय हो सके। ये तो दिखाता है कि फोरम कैसे अन्यायपूर्ण अग्रीमेंट को भी पलट सकता है। बिल्कुल। ये दोनों मामले हुंडई और एक्सपीरियन वाकई उपभोक्ता फोरम की ताकत दिखाते हैं। आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार। कानून में इनका क्या मतलब है, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, सेवा में कमी जैसा कि धारा 2(1)(g) में है, इसका मतलब सीधा सा है, किसी सेवा की क्वालिटी, उसके तरीके या प्रकृति में कोई भी कमी, कोई दोष, कोई अपूर्णता जो कि किसी कानून के तहत या कॉन्ट्रैक्ट के तहत जरूरी थी लेकिन वो नहीं मिली। जैसे आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया, स्पीड कम आ रही है वादे से, ये सेवा में कमी है। ठीक है, ये तो समझ आया। और अनुचित व्यापार व्यवहार? अनुचित व्यापार व्यवहार धारा 2(1)(r) का दायरा थोड़ा बड़ा है। इसमें आता है किसी सामान या सेवा की बिक्री, इस्तेमाल या सप्लाई को बढ़ाने के लिए कोई भी गलत या भ्रामक तरीका अपनाना। जैसे सामान की क्वालिटी, मात्रा, स्टैंडर्ड या कीमत के बारे में गलत बयानी करना, झूठी गारंटी देना, या जैसा हमने एक्सपीरियंस केस में देखा, कॉन्ट्रैक्ट में एक तरफा अन्यायपूर्ण शर्तें डाल देना। अच्छा। एक और उदाहरण लें, मान लीजिए कोई बीमा पॉलिसी बेच रहा है, उसमें कुछ शर्तें हैं जिनमें क्लेम नहीं मिलेगा, एक्सक्लूजन क्लॉजेस। अगर वो इन शर्तों को ठीक से साफ साफ नहीं बताता, छुपाता है, तो ये भी अनुचित व्यापार व्यवहार है। तो जानकारी छुपाना भी इसमें आ गया? हाँ, अगर वो जानकारी कानूनन देना जरूरी थी। ठीक है, तो अब ये बताइए कि एक आम उपभोक्ता के लिए इन सब का क्या मतलब है, क्या सबक है? अगर किसी को फोरम जाना पड़े तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कुछ बातें हैं जो उपभोक्ता ध्यान में रख सकते हैं। बताइए। पहली बात, जब आप शिकायत दर्ज करें तो अपनी मांग को सीमित मत कीजिए। अच्छा। हाँ, जैसे हमने देखा,
फोरम आपकी मांगी गई राहत से आगे भी जा सकता है अगर उसे न्याय के लिए जरूरी लगता है। तो अपनी पूरी समस्या बताइए और फोरम पर छोड़ दीजिए कि वो सबसे सही राहत क्या समझता है। शिकायत थोड़ी व्यापक रखें। ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज होती है निरंतर चलने वाली गलती, यानी कंटिन्यूइंग रॉन्ग। निरंतर चलने वाली गलती, ये क्या है? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो एक बार होकर खत्म नहीं होती, चलती रहती हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डर ने बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ही नहीं लिया। हाँ। और इस वजह से आपको हर महीने ज्यादा मेंटेनेंस देना पड़ रहा है या कोई और चार्ज लग रहा है। अच्छा। तो ये गलती रोज हो रही है, चल रही है। अच्छा। ऐसे मामलों में शिकायत करने की जो समय सीमा होती है, लिमिटेशन पीरियड, वो भी तब तक चलती रहती है जब तक गलती जारी है। यानी आप देरी होने पर भी शिकायत कर सकते हैं। ये तो बहुत काम की बात है। हाँ, और तीसरी बहुत जरूरी बात, याद रखें कि उपभोक्ता कानून के तहत जो उपचार हैं वो दूसरे कानूनों जैसे रेरा या मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन के साथ साथ चलते हैं। ये समवर्ती हैं, कंकरेंट रेमेडीज, जैसा आपने पहले बताया। बिल्कुल। इसका मतलब उपभोक्ता चुन सकता है कि उसे किस रास्ते पर जाना है। मतलब वो देख सकता है कि कहाँ जल्दी फैसला होगा, कहाँ खर्चा कम आएगा। हाँ, या कहाँ उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर राहत मिलने की उम्मीद है। उसे ये नहीं कहा जा सकता कि अरे रेरा है तो आप यहाँ क्यों आए। ठीक है, ये तो हुई उपभोक्ताओं की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखें। कंपनियां, सेवा प्रदाता, निर्माता, उन्हें इन सब बातों से क्या सीखना चाहिए? उनके लिए भी इसमें कई जरूरी संदेश हैं। सबसे पहला, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ठीक करें। ऐसी एक तरफा शर्तें मत डालिए जिन्हें अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाए, क्योंकि फोरम उन्हें रद्द कर सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसा एक्सपीरियन केस में हुआ। पारदर्शिता रखिए, पूरी जानकारी दीजिए, खासकर बीमा जैसी चीजों में जो अपवर्जन खंड है, एक्सक्लूसिव क्लॉजेस, उन्हें साफ साफ बताइए। छुपाएंगे तो वो शर्तें लागू नहीं होंगी। ठीक। और दूसरा, खासकर बीमा कंपनियों के लिए, अगर आप कोई क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट करने के जितने भी कारण हैं वो सब पहली बार में ही बता दीजिए अपने रिजेक्शन लेटर में। अच्छा, बाद में नए कारण नहीं जोड़ सकते? नहीं, कोर्ट में बाद में नए नए बचाव लेना सही नहीं माना जाता। जो कहना है शुरू में कहिए। और तीसरा, अगर कमी गंभीर है, खासकर सुरक्षा से जुड़ी है, जैसे हुंडई वाले मामले में थी, तो फिर दंडात्मक मुआवजे के लिए तैयार रहिए। ये सिर्फ मुआवजा नहीं है, ये सजा भी है और सबक भी, और इसकी रकम आपकी कंपनी के साइज और लापरवाही की गंभीरता के हिसाब से तय हो सकती है। ये तो कंपनियों के लिए सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा को अगर हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें तो हमारे श्रोताओं के लिए टेकअवेज क्या होंगे? हाँ, मेरे ख्याल से 4 मुख्य बातें हैं। बताइए। पहला, फोरम की राहत देने की शक्ति बहुत व्यापक है। धारा 14(1) उन्हें रिफंड, बदलाव, मुआवजा, यहाँ तक कि दंडात्मक मुआवजा देने का अधिकार देती है, भले ही आपने महंगा ना हो। मकसद है प्रभावी न्याय। दूसरा, अनुचित शर्तों को चुनौती दी जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हर बात पत्थर की लकीर नहीं है। एक तरफा शर्तें या अनुचित व्यापार व्यवहार को फोरम में चुनौती देकर रद्द करवाया जा सकता है। तीसरा, उपभोक्ता के पास उपचार का विकल्प है। उपभोक्ता संरक्षण कानून दूसरे कानूनों जैसे रेरा के साथ चलता है। उपभोक्ता चुन सकता है कि उसे किस फोरम में जाना है। ठीक है। और चौथा, कंपनियों की सख्त जिम्मेदारी है, खासकर सुरक्षा के मामलों में। लापरवाही पर निवारक प्रभाव डालने के लिए बड़ा दंडात्मक मुआवजा भी लग सकता है, जो कंपनी की हैसियत को भी ध्यान में रख सकता है। बहुत अच्छे से आपने इसे समेटा। ये चर्चा वाकई बहुत जानकारी भरी थी। अपने अधिकारों को जानना कितना जरूरी है, ये आज फिर साबित हुआ। बिल्कुल, और ये भी जानना कि अगर कुछ गलत हो तो न्याय पाने के रास्ते मौजूद हैं, और वो रास्ते कारगर भी हो सकते हैं। हाँ। अच्छा, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। देखिए, टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स कितनी तेजी से बदल रहे हैं ना? हाँ, बहुत तेजी से। तो क्या हमारे मौजूदा उपभोक्ता कानून भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है? जैसे सोचिए, डिजिटल सेवाओं में अगर कमी हो, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो, या फिर AI वाले जो नए नए उत्पाद आ रहे हैं उनसे जुड़े विवाद हो। ये बहुत मौजूद सवाल है। क्या इनके लिए हमें अपने कानूनों को और विकसित करने और बदलने की जरूरत पड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है आने वाले वक्त के लिए।